स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही। देखें, जो हमारे पास सबसे पहली चीज थी वेट्स। कि वेट्स हमने कैलकुलेट करने। वेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है WS का, कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। WPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अनस कह रहा है कि उसको इन करें मीटिंग में। जी सर अनस कह रहे हैं कि उसको इन करें मीटिंग में। अनस तो ऐड थे, पहले लीव कर गए। प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सर ये सिर्फ वीडियो लेक्चर है, वीडियो तो वो ऑडियो लेक्चर है, वीडियो तो शो हो नहीं रही। आप नश्तर खान वाली जो आईडी आपको शो हो रही होगी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ओके। और WD इज इक्वल्स टू डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये तीन बेटा मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इन तीनों में वेट्स को कैलकुलेट किया जा रहा है। नीचे जो टोटल एसेट्स है ये तीनों अमाउंट से आने वाले अमाउंट का टोटल है, वो टोटल नीचे आएगा और जो इन सोर्सेस से अमाउंट आया उसको हम ऊपर रखेंगे, तो इसका वेट बनता चला जाएगा। ये वेट WS जो है वो कॉमन इक्विटी का वेट रिप्रेजेंट करेगा, WPS प्रेफर्ड का वेट रिप्रेजेंट करेगा और WD जो है वो डेट का वेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज को प्लॉट करते हैं जो अभी अभी हमने एज्यूम की थी। कॉमन जो है उससे हमने देखा था कि 1 लाख रुपीज आ रहे हैं और टोटल अमाउंट है एसेट्स का 2 लाख। 1 लाख को 2 लाख पे डिवाइड कराएंगे तो 0.5 यानी 50% वेटेज है कॉमन इक्विटी का टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर। प्रेफर्ड से हमारे पास 40,000 का अमाउंट था और टोटल अमाउंट है 2 लाख, तो ये 0.2 आ रहा है, जिसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहा जाए तो 20% वेटेज बनता है। और डेट से हमारे पास 60,000 रुपीज का अमाउंट था और 2 लाख रुपीज हमारे टोटल एसेट्स की वैल्यू थी, तो ये 0.3 यानी 30% का वेटेज बनता है। और इस तरह टोटल 100% का वेटेज कंप्लीट हो गया। आधी तो अमाउंट हमें कॉमन से आई है, 20% वेट प्रेफर्ड से आई है और 30% जो है वो हमें डेट के थ्रू मिली है। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। सर ये जो आप अमाउंट्स पुट करी हैं तो ये अमाउंट हमें पेपर में जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होती है? बेटा ये अमाउंट अभी आपको देखा होगा कि मैंने लिखे थे क्वेश्चन, मैंने जो एग्जांपल दिखाई थी उसमें अमाउंट लिखे थे। इसी तरह ही आपके पास पेपर में लिखे हुए आएंगे तो आप इस तरह से वेट बना लेंगे। और ज्यादातर ऐसा भी होगा कि ये वेट्स आपको बने बनाए दे दिए जाएंगे। वेट्स बने बनाए दे दिए गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। और अगर वेट नहीं दिए गए तो फिर इन्वेस्टमेंट्स बताई जाएंगी और उनके जरिए हम इस तरह वेट कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है ओके। जी बेटा सारे स्टूडेंट्स बता दीजिए कि क्लियर है तो हम आगे चलते हैं फिर। जी सर क्लियर। जी सर क्लियर है। आदिल की भी आवाज आई, गुड। जी सर क्लियर। हाँ, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आदिल ने बता दिया सबकी तरफ से। सही। अच्छा अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ? कॉस्ट की तरफ। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। कॉपी तो कर ली है ना सबने? वैसे रिकॉर्डिंग भी है इसकी। जी सर।
सर ये यूट्यूब पे अपलोड होगा ना, ये लेक्चर जो है? यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा सर जो एम्स के पेजेस पे अपलोड नहीं होगा ये फिर? बेटा देखें, मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो शायद ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग मिलेंगी और वो किस सोर्स से मिलेंगी ये आपको ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट बता पाएगी। ठीक है, ओके सर। रिकॉर्ड बेहतर बहरहाल ये हो रहा है। अब बाकी आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक तो हमारे पास के एस था, तो मैं पहले बात कर रहा हूं फॉर के एस के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1 कॉस्ट। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर इंटरनल और यहां पढ़ेंगे फॉर एक्सटर्नल। ठीक है, अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, के एस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए दो बातें हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की अगर हम बात करें के एस निकालने की, तो फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय P0 और 1 माइनस F प्लस G। ये बेटा फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में के एस गिवन ना हो तो आपने के एस निकालना है, और उसके लिए ये आपको दो फॉर्मूले बता दिए, दोनों अलग अलग कंडीशन पर लगेंगे। अगर इंटरनल इक्विटी के लिए आप निकालने जा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर एक्सटर्नल इक्विटी के लिए निकालने जा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन है दोनों कॉमन इक्विटी की कॉस्ट के फॉर्मूलाज। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये समझते हैं सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फिर इंटरनल एक्सटर्नल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर्मूले में D1 ऊपर लिखा हुआ है, D1 कहते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड को, यानी अगले साल के एंड पर, जो साल चल रहा होगा, वर्किंग कर रहे हैं, इस साल के एंड पर कंपनी कितना डिविडेंड देने का प्लान बना रही है, कितनी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी हमें, तो वो डिविडेंड आपने ऊपर रखना है, डिवाइड कराना है P0 पर। P0 कहते हैं बेटा प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक को, यानी कॉमन स्टॉक के प्राइस क्या हैं इस वक्त, एक शेयर के प्राइस क्या चल रहे हैं। प्राइस नीचे रखने हैं, आज के ये प्राइस हैं, और ऊपर अगले साल मिलने वाला डिविडेंड रखना है, और प्लस करवानी है ग्रोथ। तो अगर आप ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आपके पास के एस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, गिवन नहीं है तो ऐसे निकल जाएगा। एक्सटर्नल अगर है तो फॉर्मूला पूरा वही है, एक फैक्टर का इजाफा है। अगर आप देखें P0 को मल्टीप्लाई फर्दर कराना है 1 माइनस F से। अब 1 तो फॉर्मूले का है, और माइनस के बाद जो F आ रहा है, F का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है, ये कॉस्ट कब यूज होती है, वो उसके लिए अब मुझे इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करना है, फिर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पर आता हूं। बेटा इंटरनल कहते हैं कि जो कंपनी मौजूदा शेयर्स होल्डर के पैसों से ही काम कर रही है। ठीक है, अगर एक कंपनी को नया प्रोजेक्ट लगाना है और उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंपनी नए शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर रही, बल्कि जो हमारा स्टोर प्रॉफिट है, जो पहले से मौजूद ओनर्स का प्रॉफिट कंपनी अपने पास बचा कर रखती है, जिसको आप रिटेन अर्निंग कहते हैं, अगर उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करके ही नया प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाए तो समझ लें ये इंटरनल इक्विटी कहलाती है, यानी हमने बाहर कहीं से पैसे अरेंज नहीं किए, नए ओनर्स नहीं बनाए। इंटरनल इक्विटी की कॉस्ट फिर इस तरह कैलकुलेट होगी। और एक्सटर्नल इक्विटी की कब कॉस्ट कैलकुलेट होती है, अगर हम नए प्रोजेक्ट के लिए नए शेयर्स होल्डर बना लें, यानी बाहर ऑफर करें कि भाई हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, पब्लिक हमसे शेयर्स खरीद ले, पैसे हमें दे दे, लेकिन वो नए शेयर्स होल्डर बनेंगे जो अब तक पब्लिक जो है वो कंपनी का हिस्सा नहीं थी, तो वो लोग जो अब नए ऐड होंगे उसको हम एक्सटर्नल इक्विटी फिर कहेंगे। ठीक है,
अब अगर हम एक्सटर्नल इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें एक कॉस्ट का इजाफा होता है और वो है फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि जब नए शेयर्स इशू किए जाते हैं तो आप बैंक के जरिए ये प्रोसेस करते हैं और बैंक क्या करता है, उसमें अपना कमीशन चार्ज करता है, उसकी कमीशन की कॉस्ट हो गई या शेयर्स के जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वो हो गई। ये सारी कॉस्ट जो नए शेयर्स को इशू करने पर आए उसको आप फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, एफ। ये परसेंटेज में होती है आमतौर पे, जैसे 5%, 6% या 10%, इस तरह से कोई परसेंटेज होगी। तो 1 में से वो अमाउंट माइनस कराना है परसेंटेज का, तो जो भी आंसर बचेगा उसको पी नॉट से मल्टीप्लाई कराना है, तो फिर ये नीचे वाला फैक्टर सॉल्व हो जाएगा। और इंटरनल में ये ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट पी नॉट ही होता है जिसपे D1 को डिवाइड करना होता है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क है सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट का, और वो भी इसलिए कि हम नए शेयर होल्डर बनाने जा रहे होते हैं। यहां तक बेटा मैंने बात एक्सप्लेन कर दी है, जो कंफ्यूजन है वो सब एक एक करके पूछ सकते हैं। सर ये ग्रोथ से मुराद जो हमारी प्राइस शेयर की बढ़ रही है वो है? नहीं, ग्रोथ से मुराद ये प्राइस नहीं है, बल्कि कंपनी जो आपकी जो प्रॉफिट होता है जो आपका, लाजमी बात है वो प्रॉफिट आपको ग्रोथ के साथ देती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर साल आपका प्रॉफिट फिक्स कर दिया, क्योंकि हम ये कॉमन पढ़ रहे हैं और कॉमन के अंदर प्रॉफिट फिक्स हो नहीं सकता, ग्रोथ लगानी होती है साथ। ग्रोथ लगाने से कंपनी की पता लगता है कि प्रोग्रेस बेहतर है और आने वाले वक्तों में ये हमें मजीद अच्छा डिविडेंड देती चली जाएगी। ठीक है सर। और बताइए बेटा, क्वेश्चन पूछें, जिसके पास भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो अभी क्लियर करे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी कंफर्म करें कि आपको क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो फ्लोटेशन कॉस्ट बताई है, आपने बताया था कि हम न्यू शेयर होल्डर्स की तरफ जाते हैं जो कि हम बैंक से भी परचेज करते हैं, तो बैंक उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है इसको वो कहते हैं, वो बैंक माइनस करें कमीशन 1 में लेता है अपना, बैंक एजेंसी कमीशन, सर्विस सॉरी दे रहा है ना पब्लिक के और कंपनी के दरमियान, तो बैंक उस पर कमीशन जी, चार्ज करेगा अपना, वो कमीशन तो फ्लोटेशन। वो सही है, ओके। और बताइए। सर आ गया समझ में। सही है। अच्छा, और जैद ने भी अब ज्वाइन किया, हुनैद और जैद भी आए हैं बेटा, आप लोगों को क्लियर हो रही है? और शाज़मा, सुमेरा, आप लोग भी बताएं। सर सही है, क्लियर है। यस सर यस। ठीक है, जी सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर KPS, जो सेकंड कॉस्ट है KPS। इसके अंदर भी बेटा दो कॉन्सेप्ट हैं, अगेन वही इंटरनल और एक्सटर्नल। ये फॉर इंटरनल है और ये फॉर एक्सटर्नल है। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो KPS इज इक्वल्स टू DPS डिवाइडेड बाय VPS, और एक्सटर्नल की बात करूं तो KPS इज इक्वल्स टू DPS डिवाइडेड बाय VPS 1 माइनस F। ये फॉर्मूलाज हैं बेटा इसके प्रेफर्ड के। प्रेफर्ड की कॉस्ट अगर सवाल में दी हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, बट अगर नहीं है तो इन दो में से किसी एक तरीके से आएगी। इंटरनल है तो इस फॉर्मूले से, एक्सटर्नल है तो इस फॉर्मूले से। इंटरनल एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब इस फॉर्मूले में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो देख लीजिए। ये एफ तो बेटा वही फ्लोटेशन कॉस्ट है जो एक्सटर्नल के अंदर यूज होगी। डी मतलब डिविडेंड है, लेकिन पीएस लगाने का मतलब ये डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक है, ये प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड है ये। और इसी तरह दोनों में डीपीएस है, डिविडेंड है प्रेफर्ड स्टॉक का, ठीक। और वीपीएस जो है वो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। वैद आप अपना माइक म्यूट कीजिएगा। और वीपीएस जो है वो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है।
दोनों के अंदर वीपीएस वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, देखें वीपीएस और पी नॉट में सिर्फ साइन का फर्क है, हैं दोनों प्राइस ही शेयर्स के, ये कॉमन के प्राइस थे, ये प्रेफर्ड के प्राइस हैं, बस साइन का फर्क है, इसको पी नॉट कहते हैं, इसको वीपीएस कहते हैं, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसी तरीके से इसको भी वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कह रहे हैं। और 1 माइनस एफ जो हमने लगाया है वो फ्लोटेशन कॉस्ट है। अच्छा, अब आप इन दो फॉर्मूलों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों फॉर्मूलों में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर का फर्क है, यहां प्लस के बाद जी भी आ रहा है दोनों जगह, और यहां प्लस के बाद जी नहीं आ रहा। जी क्या चीज थी? ग्रोथ थी, और ग्रोथ जो है वो प्रेफर्ड के अंदर ग्रोथ ऐड नहीं हो रही। वजह यह है कि इसमें ग्रोथ होती ही नहीं है। यही मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि प्रेफर्ड जो होता है उसका डिविडेंड फिक्स होता है। अगर इसमें ग्रोथ शामिल हो जाए तो फिर प्रेफर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका तो डिविडेंड फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा, जो एक अमाउंट मिल रहा है हमेशा वो मिलता रहेगा, इसमें ग्रोथ कभी नहीं ऐड हो सकती। और जो कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी होती है उसमें ग्रोथ ऐड होना जरूरी होती है, ताकि पता लगे कि नेक्स्ट ईयर पहले से ज्यादा बेहतर डिविडेंड मिलेगा। अब ये ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम पहले से कम होकर मिल जाए, लेकिन हो सकता है पहले से ज्यादा बढ़कर भी मिल जाए। लेकिन इसमें कभी भी ना ग्रोथ पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव ग्रोथ होती है, इसमें डिविडेंड फिक्स मिल रहा होता है। ये हमारा केपीएस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, वरना आगे चलते हैं फिर। क्लियर है सर। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज है फॉर के डी। के डी अगर गिवन है तो ठीक है, और अगर गिवन नहीं है तो इसके अंदर भी बेटा दो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। एक है फॉर बिफोर टैक्स और एक यूज होता है आफ्टर टैक्स। ये दो कॉन्सेप्ट हैं केडी में, दो कॉन्सेप्ट हैं बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के। बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो केडी का फॉर्मूला है वो आई कैपिटल आई प्लस एफ माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइड 0.6 वी नॉट प्लस 0.4 एफ। ये फॉर्मूला है बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके इस फॉर्मूले के अंदर ये जो कैपिटल आई है ये है इंटरेस्ट अमाउंट, कि आपको जो डेट्स आप दे रहे हैं कंपनी को उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कैपिटल आई है। एफ स्टैंड्स फॉर फेस वैल्यू, जिसे पार वैल्यू भी कहते हैं। वी नॉट करंट सेलिंग प्राइस है, कि आज बॉन्ड को अगर फर्ज करें आप बॉन्ड के जरिए कर्जे ले रहे हैं, बॉन्ड इशू करके पब्लिक से लोन लेते हैं, तो वी नॉट ये अमाउंट बताएगा कि आज पब्लिक से हमारे पास बॉन्ड के अगेंस्ट कितने पैसे आए हैं। और एफ बताता है कि फेस वैल्यू इस पर इतनी है इस बॉन्ड की। फॉर एग्जाम्पल हम एक बॉन्ड से एग्जाम्पल लेंगे। फर्ज कर लीजिए बेटा कि आज हमारे बॉन्ड के प्राइस हैं 980 रुपीज। आज अगर हम बॉन्ड इशू करेंगे तो पब्लिक से हमें 980 के रेट पर पैसे मिलेंगे, तो ये वी नॉट है। और ये जो एन है ना, ये टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के लिए ये बॉन्ड के जरिए पैसे लिए हैं। फर्ज कर लीजिए हमने 10 साल के लिए पैसे लिए हैं, तो 980 के रेट पर पैसे लिए हैं। 10 साल इसका टोटल टाइम पीरियड है, लेकिन 10 साल के बाद जब आप इसको रिटर्न करेंगे इस पैसे को, तो ये पैसे हमेशा फेस वैल्यू पर रिटर्न होंगे। और फेस वैल्यू बॉन्ड की फिक्स होती है 1000 रुपीज। ये नोट भी कर लीजिएगा अपने पास कि बॉन्ड की 1000 फिक्स फेस वैल्यू है। तो आज आप बॉन्ड को जिस रेट पर भी लेते हैं
वो चाहे 980 पर लें या 1000 से ऊपर का लें या 1000 पर ही लें, लेकिन जो रिटर्न करना है पूरे टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो फेस वैल्यू पर ही रिटर्न करना है, जो कि 1000 फिक्स है, ठीक है। और जो आई है वो इस 10 साल तक जो हर साल आपको इंटरेस्ट देना होगा वो कैपिटल आई है। जाहिर सी बात है, अगर आपने बॉन्ड के थ्रू पैसे लिए हैं तो 10 साल के लिए लिए तो हर साल आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, और वो जो हर साल इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कैपिटल आई होगा। 0.6 और 0.4 ये दोनों फिक्स आपके पास कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये फिक्स है फॉर्मूले के अंदर। V0 और F ये दोनों आपके पास क्या है, ये मैंने अभी ऊपर ही एक्सप्लेन किया। F फेस वैल्यू है और V0 करंट सेलिंग प्राइस है कि आज आप बॉन्ड कितने का बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यू पुट करने के बाद पूरा सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो KD कहलाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछिए। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। सही। नो सर। ठीक है, तो ये आपके पास केडी। अच्छा, इसमें एक और चीज बेटा ये देखें, जो आई है ना अगर मैं ये बताऊं कि ये पेपर में अगर आता है, ये क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे डाटा आपके सामने आएगा तो ये कैपिटल आई का अमाउंट गिवन नहीं होगा, बाकी सारा डाटा गिवन होगा। एफ सवाल में होगा, V0 आज कितने में सेल कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन में मौजूद होगा, टाइम कितना है मेच्योरिटी का ये भी आपको पता होगा। तो बाकी और बाकी 0.6 और 0.4 कांस्टेंट है। सिर्फ एक चीज है जो नहीं बताई जाएगी, वो है आई। तो आई को आपने खुद से कैलकुलेट करना होगा, और आई अगर नहीं है तो मैं यहां पर आई को सॉल्व करके बता रहा हूं कि आई अगर ना हो तो उसको निकालने के लिए आपने यूज करना है फॉर्मूला F इंटू स्मॉल आई, ठीक है। ये कैपिटल आई, ये वाला कैपिटल आई है, मैंने इसका रेफरेंस दिया है कि कैपिटल आई इंटरेस्ट का अमाउंट है, और ये अमाउंट अगर ना हो तो कैसे निकलेगा, F मल्टीप्लाइड बाय आई। F है फेस वैल्यू और आई है कोपन रेट, कहते हैं इसको कोपन रेट, यानी इंटरेस्ट का रेट, यानी किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा 10% का रेट है इंटरेस्ट का जो आपको दिया जा रहा है, तो 1000 फेस वैल्यू होती है, उसका 10% निकालेंगे तो $100 का आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, और वो जो $100 का अमाउंट आएगा उसको उठाकर आपने इस फॉर्मूले में रख देना है, तो फिर आपका ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, जो नहीं होता वो मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम इसको कहते हैं कि पोस्ट टैक्स KD, वर्ड यूज कर रहा हूं, पोस्ट टैक्स KD, यानी टैक्स के बाद की कॉस्ट। तो इसको हम आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स ये एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये कैलकुलेट होती है बेटा प्री टैक्स KD 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स। ये फॉर्मूला है आफ्टर टैक्स का, ये बीच में मैंने इक्वल की साइन लगाई, यानी ये फॉर्मूला पोस्ट टैक्स KD निकालने जा रहे हैं आफ्टर टैक्स वाला, और फॉर्मूला है प्री टैक्स KD। ये प्री टैक्स KD और टैक्स की परसेंटेज, ये दो चीजें चाहिए बेटा। टैक्स की परसेंटेज मैंने क्वेश्चन में बता दिया था गिवन होगी, और नहीं हो तो 40% रखनी है। और प्री टैक्स KD क्या है, ये यही आंसर है जो आपने इस फॉर्मूले से निकाला होगा, जिसको बिफोर टैक्स भी कहते हैं। यानी अगर आपको आफ्टर टैक्स पूछा जाए तो आपको पहले प्री टैक्स निकालना होगा, क्योंकि ये गिवन होगा तो ही हम आगे चलेंगे, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी आप आसान लफ्जों में समझ लें कि प्री टैक्स गिवन है तो ठीक है आगे चलें, नहीं गिवन है तो पहले इस फॉर्मूले से निकालें। ये प्री टैक्स का आंसर है, और इसको निकालकर फिर आगे हम पोस्ट टैक्स की तरफ जाते हैं। जी बेटा।
अब बताइए, समझ में आया यहाँ तक या नहीं? जी सर आया। जी सर। ठीक है। सर आपने कहा है अगर ये प्री टैक्स मेंशन ना हो तो 40% लेना है ना? टैक्स का रेट अगर मेंशन ना हो तो 40% लेना है। अच्छा, टैक्स का रेट ना। और सर ये जो आपने इंटरेस्ट का बताया है एफ मल्टीप्लाई बाय आई, ये जो एफ है ये तो फेस वैल्यू और ये जो आई है ये क्या है? ये इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। ये परसेंटेज में गिवन होगा। इंटरेस्ट का रेट। कोपन रेट भी कहलाता है इसको, कोपन रेट भी नोट करिएगा अपने पास। ये कोपन रेट भी कहलाता है, इंटरेस्ट रेट भी कहलाता है। अच्छा बेटा, अब अगर आप गौर करें, वापस अपने पास रजिस्टर में चेक करें जो आप नोट कर रहे होंगे, वैक का फॉर्मूला। वैक के फॉर्मूले में टोटल 7 चीजें थी जो हमने उस वक्त काउंट की थी, जिसमें से टैक्स का जो रेट है या तो गिवन होगा या 40% रखना होगा। बाकी 6 चीजें थी जिनमें से 3 वेट्स थे और 3 कॉस्ट थी। तो वेट्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले पुट करें। नहीं है तो कैसे निकलेंगे वो हमने देख लिया। इसी तरीके से अगर कॉस्ट आपके पास गिवन है तो ठीक है, फॉर्मूला पुट करें और आगे चलें। बट अगर नहीं है तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होंगी? इंटरनल एक्सटर्नल के कॉन्सेप्ट हैं या बिफोर और आफ्टर टैक्स के हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास वो कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आप वैक के फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखें बेटा, ये जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पूरा चैप्टर जो है वो एक वैक के फॉर्मूले के गिर्द ही घूमता है। ये एक फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। अगर आपको ये समझ में आ गया वैक का फॉर्मूला, तो आप पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। अब जो वैक का फॉर्मूला था वैक, ये जो फॉर्मूला था आपके पास, इस फॉर्मूले का इज इक्वल्स टू WS KS प्लस WD और KD सॉरी PS प्लस WD KD 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स। ये बेटा इसमें हमारे पास फॉर्मूला था। अब मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर सकता हूं जो हमने अभी निकाल चुके हैं, और कुछ मैंने गिवन दी थी और कुछ हमने निकाली थी, वही वैल्यू रख रहा हूं। ये जो WS है वेट, ये हमने निकाला 0.5। आप पीछे देख सकते हैं हमने निकाला था, रजिस्टर्स में चेक करें अगर आपने नोट किया हो। WS 0.5 है और उसकी जो कॉस्ट थी वो शुरू में लिखवाई थी 18%। ठीक है। इसी तरह जो प्रेफर्ड का वेट था वो 0.2 था और प्रेफर्ड की जो कॉस्ट थी वो 15% थी। फिर इसी तरीके से जो वेट ऑफ डेट था वो 0.3 था और इसकी जो कॉस्ट थी वो 10% थी आई गेस। और 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो 40% है, जिसको 0.4 करके डेसिमल पे आपने लिख देना है। ठीक है। 0.5 को बेटा जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ 0.8 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनेगा 9 और आगे परसेंटेज खुद से लगा देंगे। ठीक है। मैं इस कॉस्ट को हाफ करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि हाफ वेटेज है तो 18% 9% बन जाएगा, हाफ हो जाएगी कॉस्ट। इसी तरह ये 15% कॉस्ट है, इसको 0.2 टाइम्स देखना है तो 15 को सिर्फ 0.2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपके पास 3% कॉस्ट बन जाएगी। और फिर प्लस 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 3% बन रही है, लेकिन 1 में से 0.4 माइनस होगा तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है। फिर ये 9% प्लस 3% प्लस 3 को 0.6 से कराएं तो 1.8% आ जाएगा। इस तरह ये तीनों अगर हम प्लस कर लें तो ये आपके पास 13.8% आ रहा है। ये जो 13.8% है इसको हम कहेंगे बेटा वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो हमने फाइनेंसिंग करवाई है, उस फाइनेंसिंग की जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट थी फाइनेंसिंग की, उसकी टोटल कॉस्ट 13.8% है एवरेज कॉस्ट।
और इस 13.8% में कॉमन इक्विटी की कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन 9% है, प्रेफर्ड का कंट्रीब्यूशन 3% है और डेट का कंट्रीब्यूशन 1.8% है। ठीक है, तो इस तरह टोटल कॉस्ट बन रही है 13.8%। तीनों का चूंकि वेटेज बराबर बराबर नहीं था तो फिर तीनों की कॉस्ट का वेट भी बराबर नहीं होगा। सबसे ज्यादा कॉस्ट आप देखें प्रेफर्ड कॉमन की है, क्योंकि कॉस्ट भी इसी की ज्यादा थी और वेट भी इसी का ज्यादा था, तो कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा इसी का हुआ। ये बेटा वैक को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो जरूर पूछ सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स बेटा मुझे बताइए कि यहां तक क्लियर हो गया या नहीं। जी सर, क्लियर। क्लियर है सर। जी सर। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है वैक का, जैसे मैंने कहा था सारा चैप्टर इस फॉर्मूले के गिर्द ही घूमता है और सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर पर ही बेस करते हुए आपको मिलेंगे। तो जो बुक है ब्रिघम के नाम से जो बुक थी, उस बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड तकरीबन शुरू के इस चैप्टर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के 1 to 10 न्यूमेरिकल्स में आपका असाइनमेंट दे रहा हूं जो आप सॉल्व करेंगे। अब उसमें क्या होगा वो मैं बता देता हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर दे देगा, जैसे 13.8% है ये बता देगा, और इनमें से कोई भी एक चीज मिस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल KS मिस कर देगा, कहेगा KS बताओ। अब आप कहेंगे KS नहीं होता तो सर ने निकालना बताया था कि इंटरनल का अलग फॉर्मूला D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G होता है, एक्सटर्नल का अलग होता है। आप उस तरह ढूंढना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो वैसे नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसके लिए डाटा ही नहीं होगा आपके पास। आप गौर करें बेटा, इस फॉर्मूले में भी तो KS आ रहा है, तो अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करके जो आंसर वैक का आता है और ये बता दिया जाए और KS मिस कर दिया जाए, बाकी सब कुछ हो सवाल में, तो आप इससे KS निकाल सकते हैं। इसी तरह KPS मिस करे तो वो निकाल सकते हैं, कोई एक वेट मिस कर दे तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो खाली इंटरनल की कॉस्ट पूछेगा, किसी में सिर्फ एक्सटर्नल की कॉस्ट पूछेगा, किसी में बिफोर टैक्स की परसेंटेज बिफोर टैक्स पूछेगा, किसी में आफ्टर टैक्स पूछेगा। तो ये जितनी चीजें अभी मैंने पढ़ाई हैं सिर्फ इन्हीं चीजों की मदद से शुरू के 10 न्यूमेरिकल बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका असाइनमेंट है और आपने उस ब्रिघम की बुक के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के शुरू के 10 क्वेश्चन को एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। और अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से ले लिया है और ये अब तो आपके पास रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। आप बहुत आसानी से वो 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। बट अगर आता है तो आप वो डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है, क्लियर है बेटा? जी सर। यस सर। ठीक, तो इस तरह हमारा ये वाला चैप्टर आज जो है वो मुकम्मल हो गया है। बट जाहिर सी बात है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करेंगे तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो हम इसकी एक क्लास और रखेंगे जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल बुक के जरिए करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सामने बुक के तो आप कर लेंगे, सॉरी हम पास्ट पेपर से इसके न्यूमेरिकल करेंगे क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये चैप्टर हम अपना एंड कर देंगे। बुक के 10 आप कर लीजिएगा, पास्ट पेपर्स के मैं क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, पास्ट पेपर भी सबके पास होने चाहिए और बुक के आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है सर बुक तो है ही नहीं किसी के पास। किसी के पास है तो। बुक किसी के पास नहीं है, लाइब्रेरी में तो वैसे रखी हुई है ब्रिघम की बुक। अगर आप उस बुक से आकर कोई भी एक स्टूडेंट अगर विजिट कर ले या किसी से कह दे कि वो ब्रिघम की बुक के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का एक पिक लेकर आपको दे दें, तो वो ग्रुप के ऊपर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सर नाम क्या था बुक का? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। आज हम यहीं पर अपनी क्लास एंड करेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।